Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the fiscal policy and budgetary management of J&K. बट आज के इस टॉपिक को हम दो सेशंस में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिस्कल पॉलिसी ओनली एंड जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बजटरी मैनेजमेंट. तो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारा यूट्यूब चैनल का, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को इस लिंक पर जाकर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है हमारी नोट्स को लेकर या हमारे किसी भी सेशन को लेकर, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए आज हम अपना सेशन जो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है. देखिए, ये जो पॉलिसी है ये बस सिर्फ J&K से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो ये एक जनरल नॉलेज है आपके लिए यहाँ पे, ताकि आप आगे वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझें. तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है क्या? फिस्कल पॉलिसी जो है ये कुछ नहीं है बट ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है विच डील्स विद द स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम है सिंपल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में, और गवर्नमेंट का कितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर कितना है. इन दो चीज़ों के साथ जो पॉलिसी डील करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. ये पॉलिसी बनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ताकि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को प्रॉपरली मैनेज कर पाए. उस चीज़ के लिए ये पॉलिसी का बनाना काफ़ी ज़रूरी है. और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ताकि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकें, हमारी ग्रोथ जो हो सस्टेनेबल हो और हमारी पावर्टी जो है वो कम हो जाए. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है जो हमारी ग्रोथ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंक्रीज होती रहे और हम पावर्टी रिड्यूस भी हो जाए. ये भी फिस्कल पॉलिसी का एक गोल है. ठीक है, तो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर आपको फिस्कल पॉलिसी पूछी जाए वो ये है कि इट इज़ अ पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. आप मानिए गवर्नमेंट का एक वॉलेट है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, और इस वॉलेट में एक तरह से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मनी, जिसको हम गवर्नमेंट की इनकम कह सकते हैं. ठीक है, और यही पैसा गवर्नमेंट जो है अपने वॉलेट से निकाल के खर्च करती है, जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं. खर्च किस पे करती है वो हम आगे अभी देखेंगे इसी वीडियो में. तो इनकम आ रही है और यही पैसा जो है खर्च हो रहा है. इन दोनों चीज़ों को जो पॉलिसी मैनेज करती है दैट इज फिस्कल पॉलिसी इन वेरी सिंपल टर्म्स. तो यही आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में याद रखना है. अब इस फिस्कल पॉलिसी के कुछ कंपोनेंट्स हैं. जैसा मैंने आपको अभी बोला, एक साइड होता है इनकम का, जिसको हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में या फिर हम फिस्कल पॉलिसी के टर्म्स में बोलते हैं रिसीट्स. रिसीट्स का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपली है इनकम. ठीक है, और दूसरा साइड अभी मैंने आपको बताया ही एक्सपेंडिचर. बट गवर्नमेंट के पास इनकम के जो हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं. उन सोर्सेज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया है. पहला सोर्स है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा है कैपिटल रिसीट्स. अब ये रेवेन्यू रिसीट्स होता क्या है और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स वो वाले रिसीट्स को हम कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट पे कोई बर्डन क्रिएट नहीं होता है. बर्डन गवर्नमेंट पे कब क्रिएट होगा? जब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पैसा आए जो उसको वापस देना पड़े. ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट उस रिसीट को कहते हैं जो गवर्नमेंट का अपना पैसा है, ये उनको वापस नहीं देना पड़ता है. तो ये कौन सा पैसा है? या तो ये टैक्स का पैसा हो सकता है, चाहे हमारा GST हो, चाहे हमारा इनकम टैक्स हो. ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाता है, क्योंकि ये टैक्स जो है गवर्नमेंट की इनकम है. ये सिटीजन्स पे करते हैं, बिजनेसेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जो है ये इनकम जो है किसी को वापस पे नहीं करनी पड़ती है. ये गवर्नमेंट का अपना सोर्स ऑफ इनकम है. दूसरा हमारे पास है नॉन टैक्स रिसीट्स. नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आता है? अब सिर्फ गवर्नमेंट के पास टैक्स के जरिए ही पैसे नहीं आते, बल्कि आप बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए फीस पे करते हैं. ठीक है, कभी ट्रैफिक वायलेशंस के लिए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होती है, या फिर आपके ऊपर कभी फाइन इंपोज होगा. ठीक है, तो ये फीस, पेनल्टी, फाइन जो है
इस तरह की इनकम जो है ये कहलाती है नॉन टैक्स रिसीट्स, और ये भी कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं है। सिटीजन्स जो हैं ये पे करते हैं, फीस भी पे करते हैं, कभी कभार पेनल्टी भी, फाइन भी, और ये भी एक गवर्नमेंट के जो है वॉलेट में चला जाता है। तो हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स है और नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो इन रेवेन्यू रिसीट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प में सिर्फ उस रिसीट को हम कहेंगे जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं होगा, कोई भी पैसा इसमें वापस किसी टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट को नहीं करना है। बट दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स कैसे पहचानेंगे आप? उसके दो फीचर्स हैं। पहला फीचर है कि गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, रेवेन्यू का अपोजिट है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, या कोई एसेट जो है वो गवर्नमेंट लूज करती है। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लोन लिया है। ठीक है, लोन कहां से लिया? वर्ल्ड बैंक से लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, जो हमारे इंटरनेशनल, ये डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यहां से लिया। अगर यहां से गवर्नमेंट ने किसी तरह से लोन लिया तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती, क्योंकि ये लोन जो है गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूशंस को। तो ये कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। दूसरा हो गया, अगर गवर्नमेंट जो है अपना कोई एसेट लूज करती है। एसेट लूज करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की किसी जगह जो है इन्वेस्टमेंट थी, किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बेच दिया, पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया, या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी कंपनी से वापस निकाल दिया, विड्रॉ कर दिया। तो ये जो पैसा आता है ये कहलाता है कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक एसेट जो है लूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई HMT, एक ज़माने में HMT जो है ये वॉचेस बनाया करती थी, तो गवर्नमेंट ने विद टाइम इसमें क्योंकि लॉसेस हो गए तो गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया, तो गवर्नमेंट का ये जो है एसेट जो है ये लूज हो गया। इस एसेट के लूज होने से गवर्नमेंट के पास जो पैसा चला गया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 करोड़ में इसको बेचा, ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर 100 करोड़ में इसको बेचा तो ये 100 करोड़ जो है गवर्नमेंट के वॉलेट में चले गए और ये कहलाएंगे कैपिटल रिसीट्स। बट क्यों कैपिटल रिसीट? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपनी इस कंपनी को लूज कर दिया। ठीक है, तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस मैंने आपको बता दी। ये चाहे रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, तो गवर्नमेंट के वॉलेट में जो है इन दोनों तरह से पैसा आता है। दूसरा हमारे पास होता है फिर एक्सपेंडिचर वाला साइड, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा किन किन चीज़ों पे खर्च करती है और कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। इसके भी दो टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट है, इसी तरह से इधर से भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये वो वाला एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, नो एसेट इज क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सैलरी पे करती है, ठीक है, या फिर पेंशन पे करती है, या फिर इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिए होते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करती है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, यानी कि जिसमें कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, कोई रोड नहीं बन रहा है, कोई स्कूल कॉलेज इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं बन रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं बन रही है, तो एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। बल्कि ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? जो गवर्नमेंट ने खर्च किया बट इसमें कुछ बना नहीं, ये कंज्यूम हो रहा है, सारा पैसा सैलरी में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, तो ये कंज्यूम हो रहा है, इसमें से कुछ नई चीज़ बन के सामने नहीं आ रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सैलरी पे नहीं करेगी, पेंशन पे नहीं करेगी, लोन्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, तो इकोनॉमी का चलना जो है वो नामुमकिन है। इसी तरह से हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जिसमें हमारा कोई एसेट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम ब्रिजेस देखते हैं बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, या फिर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे तरह के एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। बल्कि ना सिर्फ एसेट्स ही, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोन पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं।
अब आप कंफ्यूज नहीं यहाँ पे होना, मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोला इंटरेस्ट पेमेंट, और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ लोन पेमेंट। यहाँ पे फर्क ये है कि आपको पता है लोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट जो गवर्नमेंट पे करती है वो रेवेन्यू के अंदर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, और जो प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे या तो एसेट क्रिएट होगा या गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो इसी के साथ डील करती है कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, हमारा जो है कैपिटल रिसीट से पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्या हमें कंपनीज बेचनी है नहीं बेचनी है, क्या हमें हमारे शेयर्स कम करने हैं नहीं करने हैं, या कितने रोड्स बनने हैं, कितनी ब्रिजेस बननी है, कितनी सैलरी जानी है। इस सारी पॉलिसी को जो डिटरमिन करता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब हम देखेंगे जो फिस्कल पॉलिसी है J&K से रिलेटेड जो है ये इन्हीं पैरामीटर्स पे कि हमारी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिसीट्स जो है, कैपिटल रिसीट्स जो है, कहाँ कहाँ पे किस जगह कितना खर्चा किया है। ठीक है, देखिए ये जो है ये J&K का सिनारियो है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि J&K की इकोनॉमी किस तरह की है। आप देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है रुपी एज इट कम्स, मतलब पैसा आ रहा है, उसका मतलब जो है ये रिसीट्स है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के वॉलेट में पैसा ऐड हो रहा है। ठीक है, ये इनकम है गवर्नमेंट की। तो J&K जो यूटी है हमारी, यहाँ पे 34% जो पैसा अवेलेबल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूटीज और स्टेट्स को लोन्स भी देती है और ग्रांट्स भी देती है। ठीक है, ग्रांट्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें कंडीशन स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, लोन्स में कंडीशन स्ट्रिक्ट होती हैं और उसका एक फिक्स टाइम ऑफ रीपेमेंट भी होता है। तो 34% ऑफ द इनकम जो है हमारी J&K गवर्नमेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और 18% जो है वो J&K गवर्नमेंट जो है बोरो करती है। ठीक है, हर गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूटी गवर्नमेंट हो, इट इज़ ऑथराइज्ड टू बोरो मनी। ठीक है, तो विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोरोइंग से भी जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ओन टैक्सेस, जैसे चाहे GST हो या चाहे इनकम टैक्स हो या किसी और तरह का टैक्स भी हो, उससे जो हमारी इनकम आती है दैट इज 17%। ठीक है, और डिफरेंट स्कीम्स जो है वो भी इम्प्लीमेंट होती है J&K में। फॉर एग्जांपल PM किसान स्कीम है हमारी, या फिर हमारी जो है गरीब कल्याण योजना है, या हमारी जो है उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है। इन सारी स्कीम्स के अंदर जो पैसा आता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है 12% टू आवर इनकम। ठीक है, 12% हमारी इनकम का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी आता है। और नॉन टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है हमारा, फीस, यहाँ से रिवीजन के लिए मैं आपको बोलता हूँ, फीस, पेनल्टी, फाइन्स एटसेट्रा जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8%। और एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, कोई एसेट जो है गवर्नमेंट ने किसी एसेट के जरिए से कमा दिया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उससे गवर्नमेंट कितना पैसा जनरेट कर रही है, वो टोटल 9% है। ठीक है, और ये जो है ये डिफरेंट पैकेजेस जो है, डेवलपमेंट पैकेजेस जो है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेजेस, वहां से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो है 2%। तो ओवरऑल अगर आपको देखिए, आपको एग्जाम में ये फिगर्स जो है ये नहीं पूछे जाएंगे कि किस हेड से कितना परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो आ रहा है। आपको एक जनरल पिक्चर पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं साथ में कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आप इस वाले साइड को जो है ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस 17%, 12%, 18%, आप देखिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट जो है हमारी वो डिपेंड है किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे, है ना। 34% जो है इट इज ग्रेटर देन 17%। हमारे जो खुद के टैक्स रिसोर्सेस हैं वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा पैसा हमें कहाँ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप ये 12% भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है,
ये बन जाएगा 46%। तो ऑलमोस्ट 50% हमारा जो है वो कहाँ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। और उसमें फिर 18% हो गया, 68%, ये 18% हमारा बोरोइंग से। तो ऑलमोस्ट 30% जो है सिर्फ हमारी खुद की JNK की कैपेसिटी है रेवेन्यू जनरेट करने की। बाकी का जो 70% है हम डिपेंड है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे या फिर हमारे बोरोइंग्स पे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है JNK की जो खुद की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारी डिपेंडेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे है इन वन वे और दी अदर। तो क्वेश्चन इसमें ऐसा आ सकता है कि JNK जो है, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज JNK इज सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग ऑल इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बल्कि JNK जो है ये डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर भी जो है वो कंसिडरेबल है, ऑलमोस्ट 50%, नॉट एग्जैक्टली 50% बट ऑलमोस्ट 50%। ये हमने देखा कि पैसा कहाँ कहाँ से हमारी किटी में आता है, हमारे वॉलेट में कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब हम देखेंगे ये पैसा जाता कहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकअप दिया हुआ है। सैलरीज पे खर्चा 27%। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला ये किस तरह का खर्चा है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 27%। आप देखिए पेंशन्स पे भी 12%, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी 9%। तो ये सारा, ये तीनों मिला के जो है ये क्या बनाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके कंपैरिजन में आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 32%। तो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले साइड को ऐड करेंगे 27 प्लस 12 प्लस 9, इन्हीं तीन को हम लेते हैं, ठीक है, इट्स 8 एंड देन इट्स 4, तो 48%। 48% इज ऑलमोस्ट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 32% इज ऑलमोस्ट व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इट इज ग्रेटर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल से ज़्यादा है तो हमारी एसेट क्रिएशन जो है वो कम है, ऑटोमेटिकली कम है, क्योंकि हमारा ज़्यादा पैसा किस में जा रहा है, सैलरी देने में, पेंशन देने में और लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट करने में। क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे 18% हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से, बोरोइंग से है। तो इन बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट भी हमें पे करना है। वो पेमेंट जब हम देखते हैं कितनी जमा हो जाती है, वो है 9% इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो JNK में कैपिटल क्रिएशन स्लो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये JNK की पिक्चर जो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है वो है कि हमारा डेली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का खर्चा या हमारा डेली मेंटेनेंस का, गवर्नमेंट रन करने का खर्चा जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारा कैपिटल क्रिएशन। उसके बाद में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ GST। देखिए GST को अब इम्प्लीमेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, नाउ इट्स 2024, तो 7 साल हो गए हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की परफॉर्मेंस जो है वो फ्लक्चुएट होती गई है। अगर आपको GST का थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि GST हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, अगर आपको GST का थोड़ा सा आइडिया होगा, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब कि ये मैं आपको थोड़ी सी यहाँ क्लियरिटी दे दूं, क्योंकि JNK की परफॉर्मेंस जो है जो हम देखेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर दो स्टेट्स हैं A एंड B, A में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेट्स से लैपटॉप यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, और ये लैपटॉप जो है ये कौन सी स्टेट में बिक रहा है, B वाली स्टेट में, ठीक है, B वाली स्टेट इसको बाई कर रही है। तो इस पे जो टैक्स इंपोज होगा, जो यहाँ पे GST लगेगा, वो टैक्स जो है वो किसको मिलेगा, GST इंपोज यहाँ पे होगा, बट मिलेगा वो किसको, वो मिलेगा B वाली स्टेट को। क्यों, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। प्रोडक्ट जहाँ पे जा रहा है उसी स्टेट को जो है या उसी UT को जो है वो टैक्स वाला पार्ट जो है मिल जाता है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो क्योंकि जे.एंड.के में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो एक्सपेक्टेड ये था कि क्योंकि जे.एंड.के जो है बाकी स्टेट से ही इंपोर्ट करता है चीज़ें, तो एक्सपेक्टेड ये था कि जे.एंड.के का जो जीएसटी से रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट ऐसा देखने को हमें ग्रेजुअली इनिशियली नहीं मिला। हमें ये देखने को मिला कि जे.एंड.के की जो इनकम है उसमें ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीस का जो है लॉस इनिशियली हो गया जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे टैक्सेस जो जे.एंड.के पहले खुद से इम्पोज करता था वो सब के सब चले गए जीएसटी के अंदर। फॉर एग्जांपल एंट्री टैक्स, ये एक काफ़ी बड़ा टैक्स सोर्स का जो है, टैक्स इनकम का जो है सोर्स हुआ करता था जे.एंड.के में, ये भी चला गया अब किस में? जीएसटी में। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे टैक्सेस जो हैं वो सब चले गए जीएसटी के अंदर। तो जे.एंड.के को जो खुद ऑटोनॉमी थी इन टैक्सेस को इम्पोज करने की, हालांकि जे.एंड.के के लिए ही नहीं है, ये सब स्टेट्स के लिए, उनके पास जो खुद पावर्स थे इसको रेगुलेट करने के वो चले गए। तो अब ये डिटरमिन होता है सारा जीएसटी के अंदर। तो 1500 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस हो गया, बट इस लॉस को ग्रेजुअली जो है ओवरकम किया गया। अब ये लॉस जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है जितना जितना ज़्यादा जीएसटी में इंप्रूवमेंट आएगी। एक तो टैक्स सब्ज्यूम होने की वजह से, दूसरा कंप्लायंस। देखिए, कोई भी नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कंप्लायंस में जो है इनिशियल हिकअप्स आते हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इंडिया में था। हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि 2017 में हमने इंट्रोड्यूस किया तो बिल्कुल 2018 से ये परफेक्टली चलना स्टार्ट होना चाहिए, नहीं। एक सिस्टम नया है तो धीरे धीरे सिस्टम में चेंजेस आती हैं और बेटर चेंजेस ही आती हैं। तो कंप्लायंस जो है वो भी अभी इनिशियली जो है उतनी ज़्यादा नहीं थी। कंप्लायंस का मतलब है सारे बिजनेसेस जो है वो जीएसटी पे नहीं करते थे, क्योंकि इनिशियली कुछ को जीएसटी समझ में आया भी नहीं सिस्टम क्या है, कुछ की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, कुछ जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कंप्लायंस जो है कम हो गई। तो इस कंप्लायंस को धीरे धीरे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हमारा लॉस जो है वो टैक्स वाला पार्ट जो है लॉस का वो कम होता गया। इस चीज़ में यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जीएसटी प्राइम में भी चांसेस बहुत कम है, बट मे भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि जीएसटी प्राइम है क्या। जीएसटी प्राइम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एनआईसी कर्नाटका से परचेज किया, ठीक है। इसका काम क्या है इस जीएसटी प्राइम का? टू इंक्रीज द कंप्लायंस रेट। आप मानिए ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू जीएसटी कंप्लायंस को जो है मॉनिटर किया जाता है। ये देखा जाता है कि जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिजनेसेस इसको प्रॉपरली पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर हमारे कुछ लैक्यूने हैं या हमारे कुछ लूप होल्स हैं तो उसको हम किस तरह से ओवरकम करेंगे। तो आज के टाइम में जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो एज सच जीएसटी से रिलेटेड जे.एंड.के में स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो उतने ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है। बट यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसमें आपको ये जीएसटी प्राइम जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बजटरी पार्ट, और हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑनलाइन सिस्टम्स जो है, डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में इंट्रोड्यूस की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो कम हो गया है। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बजटरी मैनेजमेंट। थैंक यू।